हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 36 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 42 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए। तो इस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। तो कौन से देश से जो है येलो नदी गुजरती है, वह कौन सा देश से? चीन देश से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चीन देश से जो है येलो नदी गुजरती है और चीन का कैपिटल कहाँ पे है? बीजिंग है और इसका करेंसी क्या है? युआन। क्या है? युआन। और युआन भी है, रेनमिनबी है। ये दोनों जो है चीन की करेंसी है। चीन कैपिटल हो गया बीजिंग और इस करेंसी युआन एवं रेनमिनबी, ये दोनों है। और चीन में जो है ह्वांगहो नदी है। कौन सा? ह्वांगहो नदी, जिसको कि हम लोग चीन में इसको जो है पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ह्वांगहो नदी को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह नदी जो कहाँ से निकलती है? ह्वांगहो नदी, यह नदी क्यूनलुन पर्वत से निकलती है और चिहिर की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि हम लोग यह बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह कौन सी नदी है? आपका नील नदी है। कौन? नील नदी। और जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर जो है नील नदी की लंबाई है, जो कहाँ पे पड़ता है? मिस्र पर पड़ता है। ओके। और नील नदी जो है कहाँ से निकलती है? यह जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर ये जो है नील नदी गिर जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। एम आपका है रूस, तो रूस का कैपिटल कहाँ पे है? मॉस्को और इसका करेंसी क्या है? रूबल। और यूएसए का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे आप लोग सभी जानते होंगे। कहाँ पे है इसका कैपिटल? वाशिंगटन डीसी एवं करेंसी क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ पे है? कैनबरा और इसका करेंसी क्या है? डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया का एक पड़ोसी देश है कौन? न्यूजीलैंड। इसका करेंसी क्या है? इसका भी डॉलर ही है। और इसका जो कैपिटल है न्यूजीलैंड का कहाँ पे? वेलिंगटन में है। तो ये सारे जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ती आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पे है अर्जेंटीना की राजधानी? ब्यूनस आयर्स में है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। और इसकी हम लोग करेंसी की बात करें तो क्या है? पीसो है। अर्जेंटियन पीसो जो है अर्जेंटीना की करेंसी है। ओके। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और वियना, वियना किसका जो है कैपिटल है? यह जो है ऑस्ट्रिया का है। ऑस्ट्रिया का। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा होता है, एक होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है यह अलग देश है। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ऑस्ट्रिया अलग देश है। तो इन दोनों को आप लोग फोकस करेंगे। और ओटावा, ओटावा जो है कनाडा का कैपिटल है और कनाडा का करेंसी क्या होता है? डॉलर होता है। और बी में आपका है कोपेनहेगन। डेनमार्क का जो है कैपिटल कहाँ पे है? कोपेनहेगन में है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि डेनमार्क का जो करेंसी है वह क्या है। ओके। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है, क्या है देखते हैं कि भारत और चीन ने खाली जगह वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वह कौन सा ईस्वी में हुआ था भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे भारत का, वह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और चीन का कौन थे? तो चीन का जो थे वह
चाओ एन लाई थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चाओ एन लाई के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। और इसमें मुख्य विषय क्या था जो पंचशील समझौता हुआ था, तो यह था कि दोनों देश जो होगा एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सह अस्तित्व में विश्वास रखेंगे, मतभेदों को बातचीत के द्वारा दूर करेंगे, परस्पर सहयोग करेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह जो है ये सारी बातें जो हुआ था इस समझौते में, कौन सा, पंचशील समझौते में। बट जो है चीन ने जो है इसको नहीं माना, इसको उल्लंघन कर दिया और तत्पश्चात जो है 1962 ईस्वी में जो है उसने जो है पंचशील समझौता के रूल को तोड़ करके भारत में आक्रमण कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि जलियांवाला बाग त्रासदी जो हुई थी कब हुई थी, तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और यह क्यों हुई थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो था पूरे देश में चला था, तो पंजाब में जब पूरे देश में होगा पंजाब में हुआ था, तो पंजाब में इसका विरोध किया था, कौन किया था, डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया था। और सब भी थे लेकिन प्रमुख रूप से जो ये नेता थे कौन, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों को क्या कर दिया गया था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है इन दोनों को जेल में डाल दिया गया था। तो इसी कारण जो थे पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने जो है जलियांवाला बाग में एक सभा रखी थी, उसी में लोग गए थे और उसी में क्या किए थे, जनरल ओ डायर जो थे बिना किसी चेतावनी के जो उस पर फायर कर दिए थे, जिसके कारण कि हजारों की संख्या में जो है वहाँ पे जनता मारे गए थे। बहुत ही दुखद घटना हुई थी। तो उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 5 में है कि किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है। ए है आपका रूस, बी है आपका यूनाइटेड किंगडम, सी है आपका यूएसए, डी है आपका भारत। तो भारत जो है विश्व का किसी भी सार्वभौमिक देश में सबसे आगे है या सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। और यह भारत का संविधान कैसा है, तो लिखित संविधान है। और यदि हम लोग यह बात करें कि लिखित संविधान की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, तो वो कौन से देश में हुई थी, तो यह जो है यूएसए में इसका जो है शुरुआत हुआ था लिखित संविधान का। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। आपका बी में आया है यूनाइटेड किंगडम। तो आइए हम लोग उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। हमारे देश में जो संविधान बनाए गए हैं, तो संविधान का जो अधिकांश भाग है वो यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है। और इसी में जो एक संसदीय प्रणाली है, इसको जो है यूएसए से ही लिया गया है। और संसदीय प्रणाली का जनक जो कहा जाता है उसे किसको कहा जाता है, कौन से देश को, ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाता है। ओके, इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो कर्नाटक में जो है संसदीय सीटों की बात हुई है, तो मुख्यतः जो है लोकसभा की यहाँ पे चर्चा हुई है। तो कर्नाटक की लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो कर्नाटक में कितनी है, 28 है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यदि हम लोग राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 26 है राजस्थान में। यदि हम लोग बिहार में बात करें, तो बिहार में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। और यदि हम लोग बिहार में विधानसभा के सीटों की बात करें तो कितना है, 243 है। और विधान परिषद के सीटों की बात करें कितना है, 75 है। यदि हम लोग यह बात करें कि बिहार में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है।
तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, और यह हम लोग यह बात करें कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा की सीटों की जो संख्या है सर्वाधिक है, तो कौन सा वह राज्य है? यूपी है। यूपी में जो है 80 जो है लोकसभा सीटें है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में ही रखेंगे। और आइए हम लोग कुछ और जान लेते हैं। भारत संविधान में जो है लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है तो वह कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो वह आर्टिकल 81 है। ओके, बढ़ते हैं आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि खाली जगह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन को देखते हैं कि कौन कौन सा है, उसके बाद चूज करेंगे कि कौन सा खेल इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो ए आपका रग्बी, बी आपका सॉकर, सी आपका बेसबॉल, डी आपका क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। आइए हम लोग और क्विकली जो है और सभी देशों के जो राष्ट्रीय खेल है उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही फास्ट में। तो भारत का तो सभी जानते ही होंगे कौन सा है? हॉकी है। भारत एवं पाकिस्तान का दोनों का हॉकी है। पोलैंड का फुटबॉल है। कनाडा का आइस हॉकी है। उसके बाद स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है और चीन का टेबल टेनिस है। फ्रांस का फुटबॉल है। ब्राजील का फुटबॉल है। भूटान का तीरंदाजी है और यूएसए का बेसबॉल है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से खेल के जो है एक टीमों में सदस्यों की जो संख्या होती है सब सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ओके, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है कि इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। बी में आपका है कि इसके भार में परिवर्तन होगा। सी में आपका है कि इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा। डी में है कि इसके द्रव्यमान और भार दोनों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और सी में आपका है, सी में परिवर्तन नहीं है। सी में है कि इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। तो ये है आपका। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके भार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। देखिए, जब चंद्रमा की सतह से जब कोई चट्टान पृथ्वी पर लाई जाती है मान लीजिए, तो उसका जो क्या होता है कि द्रव्यमान तो सेम रहता है बट इसका जो भार होता है यह चेंज हो जाता है। ओके, और हम लोग यह बात करें कि चंद्रमा में यदि कोई वस्तु का भार 1 kg है तो उस वस्तु का जो भार जो है पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा। और चंद्रमा पर जो है सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह कौन सा है? तो वह है लिबनिट्ज पर्वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और लिबनिट्ज पर्वत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में है। कौन सा ध्रुव में? दक्षिणी ध्रुव में है। और जो है हम लोग पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। वह किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है दिखाई पड़ता है। बट चंद्रमा से जो है आकाश जो है किस तरह से दिखाई पड़ता है? वह काला दिखाई पड़ता है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा का जो है कोई वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसी कारण से जो है काला दिखाई देता है। जबकि पृथ्वी का अपना वायुमंडल है और यह प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, तो इसी कारण से जो है हम लोग पृथ्वी से आकाश जब देखते हैं तो नीला दिखाई पड़ता है, बट चंद्रमा से जो है आकाश काला दिखाई देता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके 10 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन जो हुआ था तो वह कौन से वर्ष में हुआ था? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका 1678 में,
बी में आपका 1878 में, सी में आपका 1787 में, डी में आपका है 1687 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1687 में। क्या हो जाएगा? 1687 में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक कर दी हूँ सी, बट जो है डी होगा। मैं इसको फ्रेश कर देती हूँ, डी होगा आपका 1687 ईस्वी में। और न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान का पिता भी माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और न्यूटन ने जो गति के 3 नियम, कितने नियम दिए हैं न्यूटन ने? 3 नियम दिए हैं। तो ये तीनों नियमों की जो व्याख्या किए थे, वो कौन से पुस्तक में किए थे? तो प्रिंसिपिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, प्रिंसिपिया बुक में उसने किए थे। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, खाली जगह वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो यह क्वेश्चन का यह तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितना ईसा पूर्व जो है या पुरानी है। तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका 8000 ईसा पूर्व, बी आपका 1000 ईसा पूर्व, सी आपका 5000 ईसा पूर्व, डी आपका 3000 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3000 ईसा पूर्व। और यदि हम लोग यह बात करें कि कार्बन पद्धति के आधार पर यह माना गया है कि किसके आधार पर? कार्बन 40 के आधार पर माना गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह 2350 BC से जो है कितना माना गया है? 2350 से जो है BC से 1750 BC माना गया है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। यदि यह बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र और उत्तर में मालवा तक यह फैली हुई है, तो यह क्वेश्चन एक अलग हो गया। यदि यह पूछा जाए कि कार्बन 14 के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना BC से लेकर कितना BC तक है, तब आपका हो जाएगा 2350 BC से लेकर के 1750 BC के बीच है। और हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह कैसी सभ्यता थी? यह शहरी सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थे वो कौन सा सभ्यता थे? मेसोपोटामिया के सभ्यता थे। और देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है काल जो माने जाते हैं, अलग अलग खोजकर्ता एवं कार्बन पद्धति वैदिक काल अलग अलग के अनुसार अलग अलग माने जाते हैं। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कार्बन 14 के आधार पर बात किए तो वह अलग था। उसके बाद यह बात की कि दक्षिण के गंगा घाटी के निचले क्षेत्र और उत्तर के मालवा तक जो फैली हुई है उसका जो है संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से कार्यकाल से है, तो वह 3000 ईसा पूर्व से है। कार्बन 14 के आधार पर 2350 BC से 1750 BC इसका कार्यकाल माना जाता है। यही यदि वैदिक काल के आधार पर बात करें तो वैदिक काल में जो है 1500 से जो है 600 BC के बीच माना जाता है। तो इसको भी अलग अलग पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे कि किसके आधार पर आखिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं, हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 12 में है कि पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि और सामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। तो इस तकनीक में खाली जगह का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग कौन से तकनीक का उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। हम लोग ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। और प्रासरव, आइए हम लोग कुछ और तरंगों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि प्रासरव तरंगे। प्रासरव तरंगों की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? 20,000
हद से अधिक होती है, जिसको कि हम लोग नहीं सुन पाते। कौन सुनते हैं? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुनते हैं। और पराश्रव्य तरंगों की जो ध्वनि होती है, ध्वनि नहीं, इसका जो उपयोग किया जाता है कहाँ कहाँ किया जाता है? गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और पराश्रव्य तरंगों का जो है उपयोग दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है। देखिए इस सेट में आपको 42 क्वेश्चन है, तो थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, आप लोग पेशेंस रखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका 13 में कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो कौन से पशु में होते हैं? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका खरगोश, बी है आपका गाय, सी आपका शेर, डी है आपका बकरी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर। शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है खरगोश, गाय एवं बकरी की अपेक्षा। और छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? यहाँ पे जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और मनुष्य का छोटी आंत जो है यू आकार की होती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रहणी या पक्वाशय के नाम से जानते हैं। और ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? 25 cm होती है। उसके बाद शेष भाग जिसको हम इलियम के नाम से जानते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है? 30 cm होती है। और छोटी आंत जो होती है आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई जो है लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। यदि आप लोग पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इसका जो स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ, और जिसको कि मैं मैप वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से जो है अंग जो है पाचन तंत्र में सहायता करते हैं, भाग लेते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। बी में आपका है कि बल के प्रभावों को समझने में सहायता करता है। सी में आपका है ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। डी में आपका है कि जड़त्व के नियम से भी इसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल के प्रभावों को समझने में सहायता करता है न्यूटन के दूसरा गति। ओके, तो यह जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी में जो आप देख रहे हैं जड़त्व के नियम, जड़त्व के नियम से कौन सा न्यूटन के गति को जाना जाता है? तो वह प्रथम गति के नियमों को जाना जाता है, जड़त्व के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है? CaO है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CaO हो जाएगा। सी होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। और CaO को हम लोग जो है क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? क्विक लाइम के नाम से भी इसको जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो है CaO जो होता है उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ होता है। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक जो है उच्चतम होता है? तो किसका होता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका आयोडीन, बी में आपका ब्रोमीन, सी है आपका फ्लोरीन, डी में आपका है क्या है? डी में क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन जो है, आयोडीन हेलोजन का क्वथनांक जो होता है क्या होता है? सबसे उच्चतम होता है। और आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन द्वारा प्राप्त किया जाता है। और आयोडीन जो है यह एक धातु नहीं है, क्या है? यह एक अधातु है। और यह जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो है आयोडीन अधिक मात्रा में क्या की जाती है? पाई जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आयोडीन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और सभी हेलोजन जो होते हैं
कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और हेलोजन को जो है आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में रखा गया है, तो 17 वर्ग में रखा गया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और एक बनता है कि निष्क्रिय गैस कितनी है, 6 है। तो उन 6 निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में रखा गया है, तो 18वें वर्ग में रखा गया है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है, क्या है देखते हैं। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का भार, यह क्या है, भार 20 न्यूटन आपका क्या होगा, भार हो गया। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है। तो द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, भार बटे त्वरण होता है। क्या होता है, भार बटा त्वरण। तो भार आपका 20 न्यूटन हो गया और त्वरण कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो चलिए हम लोग इस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो भार बटे न्यूटन, द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, भार। तो 20 बटा 2 बराबर 10 kg, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि आर्य समाज खाली जगह वर्गों में विभाजित था। तो आर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो 4 वर्गों में विभाजित था। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वह कौन कौन से 4 वर्ण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनको भी आप लोग माइंड में रखेंगे कि वह कौन सा जो है 4 वर्णों में इसको विभाजित किया गया। आइए हम लोग और कुछ भी जान लेते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो है चतुर्ण वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। देखिए, तो 3 वर्ग तो था, लेकिन एक तो जो है शूद्र वर्ग जो है इसका जो वर्ण सबसे पहले मिला था। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्ण की व्यवस्था का प्रमाण मिला था। और पुरुष सूक्त ऋग्वेद का जो है 10वां और अंतिम मंडल है। ऋग्वेद काल में कर्म के आधार पर जो है समाज के 4 वर्णों में क्या किया गया था, बांटा गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, जन्म था। और उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा आरंभ हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्या है कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो करेंसी है क्या है, नगुल ट्रम, नगुल ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि भूटान की करेंसी जो बहुत ही बार पूछी जाती है। इसके राजधानी की अपेक्षा जो है करेंसी इसका बहुत ही बार पूछा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आइए हम लोग भूटान की चर्चा की है। तो भूटान की जो भाषा है वह वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पे जो है जोरखा भाषा बोली जाती है। और बी में आपका कैनबरा, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है, सॉरी करेंसी नहीं, कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। और इसका जो करेंसी है क्या है, डॉलर है। और कोलंबो, कोलंबो जो है कहाँ का कैपिटल है, तो यह जो है श्रीलंका का कैपिटल है। ओके, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि श्रीलंका का जो करेंसी है वह क्या है। और काठमांडू नेपाल का है और इसका करेंसी क्या है, रुपया। ओके, अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि भारत संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है। तो ए में आपका रक्षा, देखिए यहाँ पे मिस हुए, कोई बात नहीं, हम लोग मेन पॉइंट की ओर फोकस करेंगे। बी में आपका जंगल, सी में आपका है पुलिस, डी में आपका है कृषि। तो ये जो रक्षा है आपका यह किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों का जो व्याख्या हमारे संविधान में किया गया है तो वह कौन से अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 7 में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग माइंड में रखेंगे। और हम लोग हम लोग ये 3 सूचियाँ जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो संघ सूची पर जो इसके अंतर्गत जो भी एरिया आते हैं उस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है किसको होता है, संसद को होता है। राज्य सूची के अंतर्गत जो है विधानसभा को होता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है किसको होता है,
संघ एवं राज्यों को दोनों को होता है, परंतु दोनों द्वारा बनाए गए कानून पर जो है मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून को प्राथमिकता दी जाती है और राज्य सूची के विषय पर भी विशेष परिस्थितियों में कानून संसद बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, खाली जगह में धार्मिक सुधारक वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए थे और अंततः अपना धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थापित किया था। तो कब किया था, कौन से ईसा पूर्व में किया था, कौन सा शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है धार्मिक सुधारक वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम जो सनातन धर्म की मुख्यधारा से अलग होकर के जो है अंततः अपना अपना धर्म स्थापित किया था। ओके, और विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा माना जाता है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म के बाद जो है विश्व का सबसे दूसरा पुराना धर्म कौन सा माना जाता है, जैन धर्म माना जाता है। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखिएगे। ओके, और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी कहाँ पे हुई थी, तो ये बिहार में हुई थी, भारत में हुई थी, भारत के बिहार में हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है और अदर कंट्री जो है इसको बहुत ही इस धर्म की ओर जो है आकर्षित हो रही हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22, सावित्री नदी खाली जगह में स्थित है। तो ए है आपका महाराष्ट्र, बी है आपका त्रिपुरा, सी आपका गुजरात, डी आपका गोवा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सावित्री नदी खाली जगह में स्थित है तो वह कौन से स्टेट में अवस्थित है, तो वह कौन सा स्टेट में आपका अवस्थित है, महाराष्ट्र। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और सावित्री नदी का जो चर्चा सबसे पहले किया गया था, कहाँ पे किया गया था, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है इसको प्राणदायी नदी के नाम से जो है इसको रखा गया था ऋग्वेद में। और यह जो नदी जो है गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित सावित्री के सम्मान में किया गया था। आराधना जो किया गया था इस नदी का कब किया गया, तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित सावित्री के सम्मान में किया गया था। और यदि हम लोग यह बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गोदावरी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। यदि हम लोग यह बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह हो जाएगा हम लोगों का गंगा। और यदि प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो गोदावरी हो जाएगा और गंगा की कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत का हो गया आपका गोदावरी, जिसका 64 ही आता है, कोई बात नहीं, 1464 किलोमीटर है। और यदि हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका हो जाएगा आंसर ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो दिहांग जगह पे प्रवेश करती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है या कितना किलोमीटर तक जो है भारत में यह बहती है। और आइए हम लोग यह बात कर लें कि भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह सिंधु नदी है, जिसकी जो कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। यह नदी जो है भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में अधिक बहती है। तो क्लियर है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो ए हो जाएगा आपका विश्वनाथन आनंद, बी में आपका महेश भूपति, सी में आपका विराट कोहली, डी में आपका है सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो है 7.5 लाख जो है रुपया दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है, क्या है देखते हैं कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो लगभग खाली जगह अस्तित्व में आई थी। तो यह कब आई थी? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह जो है 2500 BC में आई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। और हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता कैसी है? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है ही, लेकिन इसके साथ साथ कांस्य युगीन सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है, यह किया था, किसने किया था? चार्ल्स मेनसर ने 1826 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के देखरेख में जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता नील नदी की सभ्यता है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी जो चंपारण आए थे, तो वो किसके कहने पर? रामचंद्र शुक्ल के कहने पर आए थे। यह बिहार के चंपारण में आए थे। और चंपारण आंदोलन जो है 1917 ईस्वी से यह स्टार्ट किए थे। कहाँ पे? चंपारण में आकर के। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन में आपका 26 में कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो कब की गई थी सर्वप्रथम? तो यह जो है 1906 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, बिहार जो है, बिहार प्रांत जो है, यह बंगाल प्रांत से कब अलग हुआ था? तो यह बात करें तो 1912 में हुआ था। और इसके अलग होने के लिए जो घोषणा जो की गई थी, या दरबार जो लगा था, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है जॉर्ज पंचम एवं कहाँ के जॉर्ज पंचम थे? तो वह सम्राट थे कहाँ के? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी के लिए जो स्वागत के लिए जो है दिल्ली में क्या लगाया गया था? दरबार लगाया गया था 1911 ईस्वी में। वहीं पे जो है मांग किया गया था क्या? कि बिहार का पृथक्करण किया जाए। किससे? बंगाल से। लेकिन सर्वप्रथम जो चर्चा हुई थी 1906 में हुई थी, उसके बाद 1911 में भी हुई थी दिल्ली में, उसके बाद फाइनली जो 1912 ईस्वी में यह अलग प्रांत बन गया। ओके। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, यहाँ पे 1936 है। तो फिर जो है 1912 में जो है बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था, तो उसके पश्चात जो 1936 ईस्वी में जो है बिहार से फिर जो है उड़ीसा अलग हो गया। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है। इस क्वेश्चन का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? तो कौन सी नदी पर? बी कोसी नदी पर। ओके। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और कोसी नदी जो है बिहार की उत्तर भारत की नदियां हैं, और इसको जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और कोसी नदी को जो है भारत का सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। और फल्गु नदी के किनारे ही जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उस समय जो है फल्गु नदी को निरंजन नदी के नाम से जाना जाता था। तो इन सारे को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाँ, यदि आप लोग बिहार की नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए जो है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और इसको मैं जो है मैप वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हूँ कि कौन सा नदी जो है बिहार के कौन से राज्य में जिला में प्रवेश करती है, और कौन से जिला में जो है यह गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। तो यदि आप लोग बिहार की नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो वो उस वाले वीडियो को, बिहार की नदियों वाले वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें। ओके। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो बिहार में जो है साक्षरता का प्रतिशत कितना है, 61.8% है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61.8%। ओके, और यदि हम लोग यह बात करें कि बिहार में जो है महिला साक्षरता दर कितनी है, तो वह 51.5% है। और पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71 पॉइंट समथिंग है। एग्जैक्ट हमको माइंड में नहीं आ रहा है, तो 61 पॉइंट समथिंग है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 71 पॉइंट कितना है बिहार में पुरुष साक्षरता दर। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा 30 में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा कर ही लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51.5%। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे हुई थी। तो यह कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वैशाली में हुई थी। वैशाली जो है किसकी राजधानी थी, लिच्छवी की। ये लिच्छवी क्या है, यह जनपद है। देखिए, पूरे भारत जो थे उस समय, किस समय, तो प्राचीन समय में जो है 16 जनपदों में ये बटी हुई थी। कितनी, 16 जनपदों में। तो इसमें से जो 3 जनपद जो थे बिहार में अवस्थित थे। कौन कौन सा, अंग हो गया, लिच्छवी हो गया, जिसको हम लोग बज्जी के नाम से भी जानते हैं, लिच्छवी को हम लोग बज्जी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अंग, लिच्छवी एवं मगध, ये तीनों जो थे कहाँ पे थे, बिहार में थे। तो अंग का जो राजधानी था वह कहाँ पे था, अंग का चंपा, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में चंपानगर के नाम से जानते हैं। यह जो है भागलपुर के निकट आता है, और इस एरिया में जो है आपका भागलपुर हो गया, मुंगेर, ये सब एरिया आता है। और लिच्छवी जो है गंगा नदी के उत्तर वाले हिस्से, जैसे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सभी जो था लिच्छवी का एरिया था। तो लिच्छवी का जो राजधानी था वह क्या था, या कौन सा था, तो वह वैशाली था। और मगध का जो एरिया था, गया, नालंदा, पटना, ये सभी जो है गंगा नदी के, यह कहें कि गंगा नदी के दक्षिणी वाले भाग को हम लोग मगध के अंतर्गत जानते हैं। तो और मगध का जो कैपिटल था या राजधानी था, कहाँ पे था, गिरिव्रज था। तो ये सारे पॉइंट जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। देखिए, आरबीआई जो है कभी भी वाणिज्यिक बैंकों से जो है धन उधार नहीं लेता, लेकिन वैसे क्वेश्चन में आ जाता है, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, देखिए, मान लीजिए आरबीआई आपका बाप बेटे का रिश्ता मान लेते, बाप बेटे का, बाप के पास बहुत सारे पैसे हैं और उसका बेटा भी कोई जॉब मान लीजिए लग गया है, छोटा मोटा जॉब या बड़ा ही जॉब। तो बाप के पास भी बहुत सारे पैसे हैं और बेटा के भी पास पैसे हैं। तो बेटा क्या करेंगे कि अपने बाप को, उसके पास यदि अधिक पैसा हो जाता है बेटे के पास, तो वो क्या करेंगे कि अपने बाप को रखने के लिए दे देंगे कि आप रखिए, जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, लेंगे, आपसे ले लेंगे। तो यही रिश्ता यहाँ पे आरबीआई एवं जो वाणिज्यिक बैंकों का जो है यही रिश्ता है। तो यह जो क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंक के पास जब अधिक रुपया हो जाता है तो वह आरबीआई के पास कुछ उसको ब्याज पे करना होता है आरबीआई को, और आरबीआई के पास जो है वह धन को जमा कर देते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वाणिज्यिक बैंक जो है उससे ले लेते हैं। तो यह आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। ओके, और एक होता है यहाँ पे हम लोग देखिए रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, जब वाणिज्यिक बैंकों को जब यह लगता है कि वाणिज्यिक बैंक, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, अभी प्रेजेंट टाइम कितने वाणिज्यिक बैंक है, 12 वाणिज्यिक बैंक है या राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो जब राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक को यह लगता है कि हमारे पास पूंजी की कमी हो रही है, हमको रुपये की ज़रूरत है, नहीं लेंगे रुपये, कहीं से व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो और वाणिज्यिक बैंक कहाँ से व्यवस्था करेंगे, तो आरबीआई से भी व्यवस्था करेंगे। तो यदि इसको यह लगता है कि हमको पूंजी की ज़रूरत है
तो यह जो है आरबीआई से रुपये उधार लेते हैं, उसको उसी को हम लोग जिस रेट पर जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है रुपया, उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह अल्पकालीन होता है। कैसा होता है? अल्पकालीन। और बैंक दर जो होता है यह दीर्घकालीन होता है और सेम प्रोसेस रेपो रेट की तरह ही होता है। ओके। और डी में आपका है साविधिक तरलता रेट। कौन सा? साविधिक तरलता रेट। इसको हम लोग SLR के नाम से जानते हैं। कौन सा? SLR। इसको हम लोग इंग्लिश में स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है कि कोई भी बैंक यदि होता है, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो, वाणिज्यिक हो, ये सभी जो भी बैंक हो, तो उस बैंकों को जो है कुछ परसेंटेज पर जो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ परसेंटेज जो है आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है और अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो अपने पास जमा रखना पड़ता है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी उसके पास रहती है उसका लेन देन जो है कारोबार चलता रहता है। यह क्यों किया जाता है? मान लीजिए कि कभी किसी कारणवश जो है यदि बैंक दिवालिया के कगार में आ जाए तो वह उसके पास जो SLR है उसका यूज कर सके ताकि जो है बैंक जल्दी से दिवालिया न हो। तो इसीलिए SLR को जो है अपने पास वह पूंजी को रखा जाता है। तो इसमें जो है SLR में जो है आपको कुछ इसमें पूंजी भी होता है और कुछ गोल्ड भी रखना पड़ता है बैंक को। इसे एग्जैक्ट हमको भी माइंड में नहीं है, लेकिन कुछ गोल्ड एवं पूंजी को रखना पड़ता है वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास में। अभी तो प्रेजेंट टाइम में बात करें तो CRR जो कि क्या होता है, CRR का फुल फॉर्म ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRR के रूप में जो है वाणिज्यिक बैंक किसके पास अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा रखते हैं, तो यह जो है आरबीआई के पास रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। यदि हम लोग ये प्रेजेंट टाइम में यह बात करें कि प्रेजेंट टाइम में कितना CRR कितना परसेंट है, तो 3% है। पहले जो है बहुत समय से ये 4% चल रहा था, लेकिन ये भी आर्थिक मंदी के कारण जो है 3% आरबीआई ने कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम हो चाहे अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए? 35 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, इन तीनों पद हेतु जो है योग्यता जो होनी चाहिए वह 35 ईयर होनी चाहिए। ओके, तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। और राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री हो गया, उसका मुख्यमंत्री हो गया, ये सभी के लिए 25 ईयर होनी चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंबिसार था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिंबिसार। देखिए, ए में आपका बिंदुसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंदुसार थे। इसके पुत्र अजातशत्रु थे और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन थे, जिसने कि पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। और ये तीनों जो थे अजातशत्रु एवं उदयन, ये जो थे पितृहंता थे, क्योंकि अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किए थे और उदयन जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किए थे। तो ये सारे पॉइंट जो आप लोग माइंड में रखेंगे। और अजातशत्रु के समय में भी जो है 483 ईसा पूर्व में जो है बौद्ध संगति पहली बार बौद्ध संगति हुई थी और जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? महाकश्यप ने किए थे। और यह कहाँ पे हुआ था? तो यह राजगिरी में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और यहाँ पे आइए हम लोग बिंदुसार ने भीमसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और यह किसके पिता थे? तो अशोक के पिता थे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है, क्या है देखते हैं कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है शासन में आता है। तो वह कौन सा वंश आता है? सैयद वंश आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर का 36 में है कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। तो कौन सा ग्रह को प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। और यह जो घोषणा कब की गई थी, 2006 ईस्वी में की गई थी। और शनि के पास जो है सबसे अधिक, या बात करेंगे सबसे अधिक किसके पास उपग्रह है, तो किसके पास है, शनि के पास 83 है। और दूसरे नंबर की बात करें कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्रह किसके पास, उपग्रह किसके पास है, तो वह बृहस्पति के पास है, कितना है 79 है। और पृथ्वी के पास तो एक ही उपग्रह, वह कौन सा है, चंद्रमा है। ओके, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है, क्या है देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका कि चूनेदार चट्टान का, बी है आपका आग्नेय चट्टान का, सी आपका कायांतरी चट्टान का, डी में आपका अवसादी चट्टान का। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अवसादी चट्टान का। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो यह जो है अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग परतदार चट्टान के भी नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए हम लोग और अवसादी चट्टानों के बारे में जानते हैं, जैसे कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल, ये सभी अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। आग्नेय चट्टान के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ग्रेनाइट, गेबरी, बेसाल्ट, साइनाइड, ये सभी आग्नेय चट्टान के अंदर आते हैं। और कायांतरी, जिसको हम लोग रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो क्वार्टजाइट, संगमरमर, शिस्ट, स्लेट, ये सभी जो है कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 38 में कि गेहूं एक खाली जगह है। तो गेहूं जो है एक क्या है, यह एक औषधि है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं क्या है, यह एक औषधि है। देखिए किस तरह से ये औषधि है। गेहूं को यदि आप अंकुरित करके उसको सुबह सुबह लेते हैं तो उससे जो है विटामिन ई की प्राप्ति होती है। तो इससे स्पष्ट है कि यह एक औषधि के रूप में कार्य करता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं या किस के अंतर्गत रखते हैं। तो यह जो है सिर्फ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरीसृप। आइए हम लोग और कुछ जानवरों एवं जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जीव जंतु जो है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी जो है सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यह जो श्वसन लेता है या सांस जो लेता है, यह फेफड़ों के माध्यम से लेता है। और इसका जो हृदय होता है त्रिकक्षीय होता है, लेकिन जो है मगरमच्छ का जो हृदय होता है 4 कक्षीय होता है। देखिए सरीसृप के अंतर्गत सांप, कछुआ, छिपकली, ये तीनों को जो हृदय होता है त्रिकक्षीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और मगरमच्छ का जो हृदय होता है वह 4 कक्षीय होता है। और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा जीव जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं, या यह बात करें, खैर हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। तो पक्षी वर्ग के जीवों में जो होता है 4 बेस में होता है। ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका प्रकाश मापी, बी आपका उत्ताप मापी, सी आपका शुष्काद्रता मापी, डी आपका तनाव मापी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनाव मापी। ओके, और तनाव मापी से जो है मृदा में जल का तनाव मापा जाता है। तो ये तो क्वेश्चन में ही था, वैसे हम लोग डिस्कस कर ही चुके। और प्रकाश मापी, आइए हम लोग यहाँ पे ए में आपका प्रकाश मापी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रकाश मापी से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। और एक होता है पायरोमीटर,
पायरोमीटर से जो है अति उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सूर्य का ताप होता है, तो सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। सैक्रोमीटर से बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सैक्रोमीटर से जो है वातावरण या आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। और ए में आपका पास्कल, तो पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक होता है। और डी में आपका वाट, वाट किसका एसआई मात्रक होता है, तो यह जो है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक आपका हो गया वाट। यदि हम लोग ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा की बात करें तो उसका जो एसआई, इन तीनों का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, वह जूल होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और यह जो है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बट यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही और फोकस करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका एल्यूमिनियम, बी आपका तांबा, सी आपका सीसा, डी आपका चांदी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो है ये तीनों की अपेक्षा जो एल्यूमिनियम जो होता है यह ऊष्मा का कम परिचालक होता है। तो ऊष्मा का सर्वाधिक परिचालक कौन होता है, चांदी होता है। सब सर्वाधिक आपका चांदी हो गया। उसके बाद आपका हो गया कौन सा, तांबा हो गया। उस चांदी के बाद तांबा हो गया। तांबा के बाद आपका हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आपको हो गया सीसा। ओके, तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन थे, 42 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि सेट हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और हाँ, इस प्रैक्टिस सेट का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर के जो है आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।